हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, राजस्थान माध्यमिक बोर्ड द्वारा आपका रीट यानी कि राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स का एग्ज़ाम दोस्तों होने जा रहा है। और उसके लिए हम आपके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए हैं दोस्तों। ये होगी आपकी रीट लेवल 1 यानी कक्षा 1 से 5 तक के लिए प्रैक्टिस पेपर। दोस्तों, आपको इस वीडियो में पूरे के पूरे 150 प्रश्न मिलेंगे जो कि राजस्थान माध्यमिक बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे। दोस्तों, आप एक भी प्रश्न जो है मिस मत कीजिएगा, वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, क्योंकि हर एक प्रश्न जो है दोस्तों छांट छांट के इस वीडियो में आपके लिए डाला गया है। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं लेवल 1 एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है दोस्तों। तो देखिए, सब्जेक्ट्स होंगे आपके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इसके 30 प्रश्न होंगे, 30 ही नंबर का होगा दोस्तों। लैंग्वेज वन आप इनमें से एक चुन सकते हैं। ऑप्शन आपके हैं हिंदी, सिंधी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी एंड गुजराती। इसमें भी आप नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होंगे और मार्क्स भी 30 होंगे। लैंग्वेज टू इसमें से आप एक चुन सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी एंड गुजराती। नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 हैं दोस्तों, मार्क्स भी 30 ही होंगे। अगला विषय है मैथमेटिक्स। इसके क्वेश्चन होंगे 30 दोस्तों, मार्क्स 30 होंगे। पांचवा सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल स्टडीज। 30 क्वेश्चन होंगे और दोस्तों 30 ही नंबर होंगे। दोस्तों, आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 150 और मार्क्स होंगे 150। और समय होगा दोस्तों आपके पास 2 घंटा 30 मिनट यानी कि 150 मिनट। तो दोस्तों, चूंकि एक प्रैक्टिस सेट है तो आप साथ के साथ जवाब भी देते चलिएगा। और अंत में मैं कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके 150 में से कितने जवाब दोस्तों सही मिले। अपने मार्क्स जो हैं कमेंट कर सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए। पहला है, ज़्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द इस उम्र में बोलते हैं। किस उम्र में बोलते हैं? ये बोलते हैं दोस्तों जब बच्चा जो है 10 से 13 महीने का हो जाता है। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों। 1 वर्ष का शिशु अस्पष्ट ध्वनियाँ एवं तुतलाते हुए 3 से 4 निरर्थक शब्द बोल देता है, जबकि 3 वर्ष का बालक 4 से 5 शब्दों के सरल वाक्य बोलना सीख लेता है। दोस्तों याद रखिए। आगे देखिए दूसरा प्रश्न कि मेंडल ने निम्न में से कौन सा अपने प्रयोगों हेतु प्रयुक्त किया। ऑप्शन है मटर, चूहा। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने दोस्तों मटर का भी प्रयोग किया और चूहे का भी, दोनों का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा, ए व बी दोनों। ठीक है, आगे है कि संवेगों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन हमें बताना है दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें असत्य कथन जो है वो है ऑप्शन डी कि सभी संवेग सकारात्मक होते हैं। दोस्तों, जो संवेग होते हैं, इमोशंस होते हैं अपने, वो सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा, असत्य कथन है सभी संवेग सकारात्मक होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए कि निम्न में से कौन सा कथन मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास से सहमति नहीं रखता। तो ये नहीं रखता है दोस्तों ऑप्शन बी, इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते हैं। तो ये विद्यार्थियों के विकास से सहमति नहीं रखता है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे देखिए पांचवा प्रश्न कि जीन पियाजे के अनुसार किस आयु में बालक के अमूर्त चिंतन की क्षमता विकसित होती है। तो जीन पियाजे ने जो है दोस्तों 12 से 17 वर्ष की आयु में बालक के अमूर्त चिंतन की क्षमता विकसित करने की बात कही है। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा।
तो जीन पियाजे ने इस अवस्था को औपचारिक क्रियात्मक अवस्था का नाम दिया है दोस्तों। और इस अवस्था में बालक का चिंतन तार्किक हो जाता है और वह गुणों की पहचान कर लेता है। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो ये कथन जो सही है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं कि एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें तो एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें अहम को मजबूत बनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन डी। आगे प्रश्न है कि शेल्डन ने व्यक्तित्व को कितने भागों में वर्गीकृत किया है। तो शेल्डन ने किया है दोस्तों 3 भागों में वर्गीकृत। कौन कौन से हैं? पहला है दोस्तों एंडोमॉर्फिक, दूसरा है मीजामॉर्फिक, तीसरा है एक्टामॉर्फिक। तो 3 भागों में वर्गीकृत किया है व्यक्तित्व को शेल्डन ने। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। आगे है कि बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या है। ये है दोस्तों 120। याद रखिए, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे वो गिलफोर्ड हैं, और गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि एक तार्किक रचना है। इन्होंने त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या बताई है 120 दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं कि चित्रपूर्ति परीक्षण से बालक की किस प्रतिभा के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। यह लगाया जा सकता है दोस्तों सृजनात्मकता का, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, आगे है कि निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की नहीं है। ये नहीं है दोस्तों, नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती। ऑप्शन बी, ये सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की नहीं है दोस्तों। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। आपको पता नहीं दोस्तों, स्वास्थ्य संबंधी दोष सामाजिक कारण नहीं बल्कि व्यक्तिगत दोष होते हैं। आगे है पिछड़े बालक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन हमें बताना है दोस्तों जो पिछड़े बालक के संबंध में हो। यह है दोस्तों, उस बालक की शैक्षिक उपलब्धि सामान्य से कम रहती है। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आगे प्रश्न है कि वर्तनी वाचन एवं गणना में कठिनाई सामान्य बुद्धि एवं अच्छी अनुकूलनात्मक योग्यता विशेषता है। ये विशेषता है दोस्तों अधिगम निरोग्य बालकों की। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आगे प्रश्न है कि बड़े आदमी का बच्चे की तरह रोना या पत्नी का मायके लौट जाना कहा जाएगा। ये कहा जाएगा दोस्तों प्रतिगमन, यानी कि रिग्रेशन।
प्रतिगमन का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों पीछे की ओर लौटना। प्रतिगमन को प्रत्यावर्तन भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ा रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है। यह एक उदाहरण है। तो यह एक उदाहरण है दोस्तों आगमनात्मक तर्क का, ऑप्शन ए। ठीक है। आगे अधिगम अंतरण को थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। ये कहा जाता है दोस्तों अनुरूप तत्वों का सिद्धांत भी, ऑप्शन बी। ठीक है। आगे है कि जब सीखने वाला संपूर्ण प्रक्रिया को समझ लेता है तो स्थिति को गेस्टालियों द्वारा क्या नाम दिया गया। तो ये दिया गया दोस्तों आहा अनुभव, ऑप्शन ए। आपको बता दें दोस्तों कोहलर के अंतर्दृष्टि सूत्र सिद्धांत में ज्ञान के आत्मीकरण को आहा अनुभव कहा गया है, जिसका अर्थ होता है समझ में आ गया। ठीक है। आगे प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो ये सिद्धांत है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ऑप्शन सी। आपको बता दें दोस्तों ऑस्ट्रिया के सिगमंड फ्रायड को मनोविश्लेषणवाद का जनक माना जाता है। ठीक है। आगे बीएफ स्किनर ने कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो बीएफ स्किनर ने जो है दोस्तों वो कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। ठीक है। चलते हैं आगे कि पावलोव के परंपरागत अनुकूलन सिद्धांत के अनुसार केवल घंटी बजाने पर बिना भोजन दिए कुत्ते के मुंह में लार आना है। यह है दोस्तों अनुबंधित अनुक्रिया, ऑप्शन डी। आपको बताएं दोस्तों अनुबंधित अनुक्रिया ही अधिगम होती है, इसे अनुकूलित अनुक्रिया भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिए। आगे है कि अधिगम के सिद्धांत व प्रवर्तक का असंगत युग्म है। दोस्तों अनुकरण सिद्धांत हैगार्ड ने दिया था, बिल्कुल सही बात है। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। पुनर्बलन सिद्धांत सी.एल. हल ने दिया था। लेकिन संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत जो है दोस्तों मैक्स वर्दीमर ने नहीं दिया था, इसके प्रवर्तक पावलोव थे। तो असंगत युग्म है, ऑप्शन ए इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। आगे है कि कुर्ट लेविन ने अपने अधिगम सिद्धांत में उस शक्ति को क्या नाम दिया जो किसी व्यक्ति को लक्ष्य के पास या दूर ले जाते हैं। तो ये नाम दिया दोस्तों वेक्टर्स व वैलेंसी, ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। ठीक है। आगे प्रश्न है
कि अधिगम के किस सिद्धांत की यह मान्यता है कि शिक्षक व शिक्षार्थी के मध्य पारस्परिक संबंधों व अंतःक्रियाओं में से अहम की तुष्टि को लेकर कोई तनाव उत्पन्न नहीं होना चाहिए। तो ये सिद्धांत है दोस्तों क्षेत्र सिद्धांत, ऑप्शन है। कुर्ट लेविन द्वारा प्रतिपादित क्षेत्र सिद्धांत में समूह गतिशास्त्र की भूमिका को समुचित महत्व दिया गया है दोस्तों। ठीक है, आगे है कि निम्न में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है। ये नहीं है दोस्तों ऑप्शन बी कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन कर दिया था। ये उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है दोस्तों। आगे है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। ये कहा गया है कि ज्ञान स्थायी व दिया जाता है से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है दोस्तों। तो ऑप्शन ए एनसीएफ 2005 में कही गई बात है, ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। आगे देखिए प्रश्न कि खालिस्तान में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। ये देती है दोस्तों योगात्मक मूल्यांकन में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक महत्वपूर्ण अवलोकन देती है दोस्तों। तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे जब परीक्षा में पूरे पाठ्यक्रम से प्रश्न शामिल हों तो परीक्षा का यह गुण है। तो यह गुण है दोस्तों व्यापकता, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे प्रश्न है कक्षा में 7 के विद्यार्थी हेतु विज्ञान विषय के सीखने के प्रतिफल हैं। तो दोस्तों ये हैं रासायनिक अभिक्रियाओं जैसे अम्ल क्षारक अभिक्रिया संरक्षण प्रकाश संश्लेषण श्वसन आदि के शब्द समीकरण लिखते हैं, ग्राफ बनाते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं, जैसे दूरी समय का ग्राफ, ताप सपन दर गतिमान पदार्थों की चाल सरल लोलक की समय गति आदि के मापन एवं गणना करते हैं। तो ये सभी बातें दो हैं दोस्तों कक्षा में 7 के विद्यार्थी हेतु विज्ञान विषय के सीखने के प्रतिफल हैं। तो तीनों ही बातें दोस्तों, तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। आगे देखिए कि क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। यह है विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। ठीक है, आगे प्रश्न है कि बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है। तो ये नहीं दिया गया है दोस्तों 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा। दोस्तों सरकार ने जो है 6 से 14 वर्ष तक तो बालक बालिकाओं की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कर ही दी, लेकिन 14 वर्ष के पश्चात जो है ध्यान नहीं दिया गया इस बात पे कि 14 वर्ष की पश्चात की शिक्षा का क्या होगा। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों। तो ये थे आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न। अब हम आते हैं लैंग्वेज 1 हिंदी पर। जिसकी भी लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 हिंदी हो, दोनों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करें। मैं दे रखा है गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो गद्यांश है पश्चिम की प्रौद्योगिकी और पूर्व की धर्म चेतना का सर्वश्रेष्ठ लेकर ही
नई मानव संस्कृति का निर्माण संभव है। पश्चिम नया धर्म चाहता है, पूर्व नया ज्ञान। तो ये आपका गद्यांश है दोस्तों, इंटरेस्टिंग गद्यांश है, पढ़ लीजिएगा। इससे संबंधित हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं दोस्तों, ठीक है। अंतिम लाइन में पढ़ देता हूं दोस्तों कि मानव तुम सबसे सुंदरतम। बहुत ही सुंदर लाइन दोस्तों। अब आते हैं प्रश्नों पर। 31वां प्रश्न है, संपन्नता पद में संज्ञा प्रयुक्त हुई है। संपन्नता पद में जो है संज्ञा कौन सी प्रयुक्त हुई है, वो क्या वो जातिवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक या गुणवाचक? ये हुई है दोस्तों भाववाचक संज्ञा। ठीक है। आगे आणविक शब्द की व्युत्पत्ति है, ये दोस्तों अणु प्लस इक, ऑप्शन बी। आपको बताएं दोस्तों, एक गुण संधि का उदाहरण है, अगर पूछ लेते हैं एक किस संधि का उदाहरण है, तो यह है गुण संधि। आगे देखिए कि राग द्वेष पदों में समास है। तो राग द्वेष पदों में समास है दोस्तों द्वंद्व समास, ऑप्शन बी। आगे है कि गद्यांश में आया शक्ति शब्द है, ये है दोस्तों तत्सम, ऑप्शन बी। आगे प्रश्न है, इस धरती के जीवन को सर्वोत्तम बनाएंगे। कथन में रेखांकित पद है, यह है दोस्तों सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन सी। आगे देखिए दोस्तों, गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो गद्यांश, जीवन में बहुत अंधकार है और अंधकार की भांति अशुभ और अनीति है। कुछ लोग इस अंधकार को स्वीकार कर लेते हैं और तब उनके भीतर जो प्रकाश तक पहुंचने और पाने की आकांक्षा थी वह क्रमशः क्षीण होती जाती है। तो दोस्तों आपका गद्यांश है, इसको पढ़कर हमें प्रश्नों के जवाब देने हैं दोस्तों। तो प्रश्न देखिए 36वां कि लेखक ने सबसे बड़ा पाप किसे कहा है। पंक्ति में रेखांकित शब्द से क्या आशय है। रेखांकित शब्द है दोस्तों सबसे बड़ा पाप। तो इसका अर्थ है अंधकार को स्वीकार कर लेना, ऑप्शन सी। ठीक है। आगे गद्यांश में आए उनका शब्द का वचन परिवर्तित करने पर बहुवचन सही विकल्प होगा। तो उनका का बहुवचन होगा दोस्तों उनके। ठीक है। आगे यह मनुष्य का स्वयं अपने प्रति किया गया अपराध है। वाक्य में मनुष्य शब्द में प्रयुक्त लिंग है। यह दोस्तों पुल्लिंग, ऑप्शन ए। ठीक है। आगे गद्यांश में आए व्यक्ति शब्द का बहुवचन होगा। तो इसका बहुवचन होगा दोस्तों व्यक्तियों। आगे है दोस्तों कि वह किसी के भी प्रति कोई पाप नहीं कर सकता है। वाक्य में कौन सा काल है। इसमें है दोस्तों वर्तमान काल।
आगे है कि क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य के कितने उपभेद होते हैं। तो ये होते हैं दोस्तों 5। कौन कौन से होते हैं? पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। तथा पांचवा है कार्य कारण क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। ये 5 भेद होते हैं दोस्तों क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य के। ठीक है। आगे जब गर्मी अधिक पड़े तब समझो वर्षा होगी, यह वाक्य है। यह वाक्य है दोस्तों मिश्र वाक्य। ठीक है। आगे मुझे दिखाई दे रहा है, इस वाक्य में रेखांकित भाग में कौन सा पदबंध है? रेखांकित भाग है आपका दिखाई दे रहा। यह दोस्तों क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध में एक से अधिक क्रियापद मिलकर क्रिया का काम करते हैं, तो इसे क्रिया पदबंध कहा जाएगा दोस्तों। आगे है कि निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है कार्य समाप्ति में देर होना? यह दिल्ली दूर होना, ऑप्शन सी। आगे प्रश्न है कि ऊंच नीच एकलव्य सी गुरु भक्ति रेखांकित अंश में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? रेखांकित अंश है दोस्तों ऊंच नीच। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पर जो है योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। योजक चिन्ह जो है दोस्तों दो शब्दों को जोड़ने हेतु प्रयोग किया जाता है। आगे भाषा शिक्षण की कौन सी विधि स्वाध्याय पर विशेष बल देती है? ये देती है पाठ्य पुस्तक विधि। आगे है कि प्रदर्शन विधि किन स्तरों पर शिक्षण को सफलतम बनाने का सार्थक उपाय है? ये दोस्तों पूर्व प्राथमिक स्तर पर और प्राथमिक स्तर पर, यानी कि ऑप्शन सी इसका जवाब होगा, ए व बी दोनों विकल्प। ठीक है। आगे व्याख्यान विधि का प्रयोग अधिक प्रभावी होता है। ये होता है दोस्तों प्रस्तावना के समय, पाठ विकास के समय और पाठ का सारांश प्रस्तुत करते समय, तीनों समय जो है व्याख्यान विधि का प्रयोग अधिक प्रभावी होता है। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा उपरोक्त सभी। ठीक है। आगे पाठ संस उपागम के अंतर्गत शब्द शिक्षण की कौन सी युक्ति सही नहीं है? ये नहीं है दोस्तों कक्षा में शिक्षक के साथ सह शिक्षण, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। आगे है कि भाषा सीखने की दक्षता के विकास हेतु
विचार बीम में होने वाली क्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी सही नहीं है? ये नहीं है दोस्तों लिखित अभिव्यक्ति। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। आगे प्रश्न, कक्षा शिक्षण में छात्रों द्वारा सामूहिक वाचन एवं अनुकरण वाचन से छात्रों में किस कौशल का विकास होता है? तो ये होता है दोस्तों वाचन कौशल का। आगे है प्रश्न कि एक बालक जो हकलाता है उसे वाचन दक्षता में निपुण करने के लिए निम्न में से कौन सा वाचन अधिक उपयुक्त होगा? ये होगा दोस्तों सामूहिक वाचन। ठीक है दोस्तों। आगे पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? तो ये होता है चित्र मूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। ठीक है। आगे निम्न में से पाठ्य पुस्तक का कौन सा गुण नहीं है? तो ये नहीं है दोस्तों अपव्ययता। ऑप्शन डी। आगे है कि स्थिर लोक लेखाचित्र का समूह जिसे एक के बाद एक लगातार इस तरह दिखाया जाता है कि चित्र में गति का आभास खालिस्तान कहलाता है। रिक्त स्थान में आने हेतु उपयुक्त पद है। ये दोस्तों एनिमेशन। ऑप्शन ए। स्थिर लेखा चित्र का समूह जिसे एक के बाद एक लगातार इस तरह दिखाया जाता है कि चित्र में गति का आभास हो, एनिमेशन कहलाता है दोस्तों। आगे अधिक विश्वसनीय व सटीक परिणाम हेतु निम्न में से कौन सा साक्षात्कार अधिक उपयोगी होता है? यह होता है दोस्तों अनौपचारिक साक्षात्कार। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। आगे उपलब्धि परीक्षण के प्रशासन की सफलता हेतु कई बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। वह बिंदु जो इनमें से नहीं है। ये नहीं है ज्ञानार्जन। ऑप्शन डी। उपलब्धि परीक्षण के प्रशासन की सफलता हेतु समय सारणी, भौतिकी अवस्था, उपकरण, निरीक्षण आदि सभी बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए सिवाय ज्ञानार्जन के। ठीक है। छात्रों की तुरंत व्यक्ति तथा क्रियाशीलता की जांच की जाती है। ये की जाती है दोस्तों मौखिक परीक्षण द्वारा। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा दोस्तों। आगे देखिए कि निम्नलिखित में से वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रकार नहीं है। तो ये नहीं है दोस्तों चित्र वर्णन प्रश्न। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों।
आगे उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक है। तो उपचारात्मक शिक्षण के लिए दोस्तों विद्यार्थी की किसी भी त्रुटि को नज़रअंदाज न करना, विषयगत निदानात्मक परीक्षण करना, अतिरिक्त कक्षाओं द्वारा कमजोरियों को दूर करना, तीनों ही आवश्यक हैं। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, ये थे आपके लैंग्वेज 1 हिंदी के प्रश्न। अब हम आते हैं दोस्तों लैंग्वेज 2 इंग्लिश के प्रश्नों पर। जिसकी भी लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 इंग्लिश हो, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आइए शुरू करें। पहला प्रश्न है मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुप इन हेट्रोजीनियस इन। ये होता है दोस्तों नॉलेज एंड स्किल। ऑप्शन है एक मिश्रित क्षमताओं का एक समूह, एक हेट्रोजीनियस में ये होता है ज्ञान और कौशल का। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आगे स्पीकिंग स्किल जो बोलने की क्षमता है कैन बी बेस्ट डेवलप्ड, विकसित की जा सकती है बाय किसके द्वारा, इनेबलिंग द लर्नर्स टू, अधिगमकर्ताओं को क्या प्रोत्साहित करके, यह इनेबलिंग द लर्नर्स टू लिसन टू द मॉडल प्रोवाइडेड बाय द टीचर, अध्यापक द्वारा मॉडल जो प्रदान करवाया गया है उसको ध्यान से सुनना। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। इससे जो है बच्चों की जो वाचन क्षमता है उसका विकास हो सकेगा। ठीक है, आगे यंग लर्नर्स विल एंजॉय ए प्ले इंक्लूड इन द टेक्स्ट बुक वहन दे, जो जुबान अधिगम करता है वो आनंद उठाएंगे प्ले नाटक का, इंक्लूड इन द टेक्स्ट बुक जो कि टेक्स्ट बुक में शामिल होते हैं वहन दे जब वो इनेक्ट द प्ले जब वो है नाटक को निभाएंगे। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न है सब्स्टिट्यूशन टेबल जो प्रतिस्थापन सारणी है ड्रिल अभ्यास है हेल्प्स टीचर्स इन, अध्यापकों का सहायता करता है किसमें, ये करता है गिविंग कंट्रोल्ड लैंग्वेज प्रैक्टिस, एक नियंत्रित भाषा अभ्यास प्रदान करने के लिए जो सब्स्टिट्यूशन टेबल है ड्रिल है वो अध्यापकों को सहायता करती है। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे इन प्रेजेंट एरा वर्तमान काल में इंग्लिश लैंग्वेज जो इंग्लिश भाषा है टीचिंग इज फेसिंग वो सामना कर रही है, ये कर रही है ओवर इम्फेसिस ऑन ग्रामर, व्याकरण पर ज़्यादा दबाव हो, लैक ऑफ लैंग्वेज लेबोरेटरी, भाषाई जो कौशल है उसकी कमी, टीचिंग थ्रू ट्रांसलेशन, और जो अध्यापन है अध्यापक जो अध्यापन करवाते हैं बच्चों का वो ट्रांसलेशन यानी कि संप्रेषण द्वारा करवाते हैं। तो ये जो समस्याएं हैं वो सभी हैं, तीनों हैं। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा ऑल ऑफ दी दीज। ठीक है, आगे द स्ट्रक्चर ही गोज टू स्कूल इट इज ऑफन प्रोड्यूस्ड बाय लर्नर्स ड्यू टू, जो संरचना है ही गोज टू स्कूल वह स्कूल जाता है, यह प्राय निर्मित की जाती है अधिगमकर्ताओं द्वारा किसके कारण से, ये की जाती है मदर टंग इंटरफेरेंस जो मातृभाषा है उनके प्रभाव से। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ठीक है,
आगे मदर टंग इन्फ्लुएंस, जो मातृभाषा का प्रभाव होता है, कैन बी इफेक्टिव, वो प्रभावित कर सकता है, मिनिमाइड कम मात्रा में, इन द क्लासरूम कक्षा कक्ष में, बाय किसके द्वारा, ये कर सकता है गिविंग इनपुट्स, इनपुट्स प्रदान करके, फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज, जो हम भाषा सीख रहे हैं उससे, इन ए सिंपल एक साधारण और ग्रेडेड मैनर, एक स्तरीय स्तर पर। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आगे कम्युनिकेटिव कंपिटेंस इज एन एबिलिटी टू, जो संप्रेषणीय प्रतिस्पर्धी की क्षमता है वो किस चीज़ में है, यह एक्सप्रेस वन इंटेंडेड मीनिंग क्लियरली, जो बोलने वाला है वो अच्छी तरह से समझा सके जो सुनने वाला है उसको, तो वो एक संप्रेषणीय भाषा की क्षमता रखती है दोस्तों वो भाषा। तो ऑप्शन 20 का जवाब होगा। ठीक है, आगे द मेन पर्पज ऑफ टीचिंग, अध्यापन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य जो होता है वो, इन एन एड्स इन एन इंग्लिश क्लासरूम इज टू, एक इंग्लिश के कक्षा कक्ष में वो होता है, टू प्रोवाइड विकेरियस एक्सपीरियंस, बच्चों को अलग अलग जो अनुभव हैं वो प्रदान किए जा सकें एक कक्ष में। तो ये शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। ऑप्शन 20 का जवाब होगा दोस्तों। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए स्लो लर्नर, इनमें से कौन सी विशेषता जो आराम से सीखने वाला है उसकी नहीं है। ये नहीं है अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यानी कि वो अपसारी रूप से नहीं सोच सकता है कोई भी, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो विशेषताएं हैं वो स्लो लर्नर की हों, जो आराम आराम से सीखता हो, जिसकी अध्ययन करता क्षमता जो है वो आराम आराम से हो, वो अपसारी तरह से नहीं सोच सकता है। तो ऑप्शन सी इसकी विशेषता नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। आगे है हाउ कैन लैंग्वेज बी बेस्ट एक्वायर्ड, कोई भी भाषा जो है कैसे प्राप्त की जा सकती है, कैसे हम उसको सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम उसको सुनेंगे, फिर उसको बोलेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर लिखेंगे। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये होता है दोस्तों सही क्रम। तो ऑप्शन 20 का जवाब होगा। ठीक है, आगे टू हेल्प द स्टूडेंट्स, बच्चों की सहायता करने, ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक जो होती हैं, वर्तनीय अशुद्धियाँ जो होती हैं, उनकी समस्या को काबू पाने के लिए द टीचर विल यूज, जो अध्यापक वो प्रयोग करेगा, खालिस्तान एज द टीचिंग स्ट्रेटजी, एक अध्यापन शैली के रूप में। तो अध्यापक जो है ये यूज करेगा डिक्टेशन का। ऑप्शन डी, द टीचर विल यूज डिक्टेशन एज द टीचिंग स्ट्रेटजी। आगे लर्नर्स कॉम्पिटेंस इन इंग्लिश विल इम्प्रूव, एक अध्ययनकर्ता की जो प्रतिस्पर्धी भावना है इंग्लिश में वो सुधरेगी जब वैन सी ही रिसीव्स, वह प्राप्त करेगा, ब्लैंक ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, एक अनुभव सीखने का, दैट इज अप्रोप्रिएट, जो सही होगा। तो क्या वो अनुभव करेगा, ये करेगा एक स्लाइटली हायर लेवल, एक आराम आराम से स्तरीय रूप से
वो हायर लेवल पर चलता चले जाएगा, तो इंग्लिश के जो कॉम्पिटेंस प्रतिस्पर्धा है उसमें अच्छी तरह से कार्य कर सकेगा, अपना अनुभव प्राप्त कर सकेगा। तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा, ए स्लाइटली हायर लेवल। ठीक है, आगे है, इन द फॉलोइंग पैसेज यू हैव ए ब्रीफ पैसेज विद 5 क्वेश्चंस, रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन ब्लैंक आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स। हमें पैसेज दे रखा है दोस्तों, उससे हमें क्वेश्चनों के आंसर छांटने हैं। तो पैराग्राफ देखिए, प्रीबायोटिक्स आर द लेसर नोन गट हेल्थ प्रोमोटर्स विच सर्व एज फूड फॉर गुड बैक्टीरिया इनसाइड द गट। तो ये दोस्तों आपका पैसेज है, तो इससे हमें प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। देखिए, अब आते हैं दोस्तों प्रश्नों पर। प्रश्न देखिए पहला, कि व्हाट आर प्रीबायोटिक्स। प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं? ये होते हैं दोस्तों डाइटरी फाइबर्स, ये पोषक तत्व होते हैं। ऑप्शन ए। आगे है कि व्हाट टाइप ऑफ स्लीप इज रेस्टोरेटिव। किस प्रकार का जो नींद है वो संरक्षणीय होती है? ये होती है नरेम। ऑप्शन ए, NREM। आगे है कि हाउ आर मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स रिलीज्ड। जो मेटाबॉलिक है वो कैसे निर्मित होता है? जब जो गुड बैक्टीरिया है वो डाइजेस्ट करते हैं पोषक तत्वों को, तो मेटाबॉलिक जो है हमारा वो अच्छी तरह से कार्य करता है। तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा, व्हेन गुड बैक्टीरिया डाइजेस्ट डाइटरी फाइबर। ठीक है दोस्तों, आगे हाउ कैन स्लीप वेक साइकिल्स बी मॉनिटर्ड। जो स्लीप और जो नींद है वो कैसे संचालित की जा सकती है? ये की जा सकती है बाय यूजिंग EEG। ऑप्शन सी। ठीक है, आगे व्हाट इज चो। चो क्या है? तो चो जो कहते हैं दोस्तों वो रैट के भोजन को कहते हैं। ऑप्शन सी। ठीक है, आगे देखिए, इन द फॉलोइंग पैसेजेस यू हैव ए ब्रीफ पैसेज विद 5 क्वेश्चंस, रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन ब्लैंक आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स। हमें 5 प्रश्न दिए हुए मिलेंगे दोस्तों, पैसेज को देख के हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आपका पैसेज देखिए आप क्या है, कि ड्यू टू पुअर रेनफॉल ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स द वादू मंगई सीजन इज एक्सपेक्टेड टू बी शॉर्ट दिस ईयर। देयर आर 2 डिस्टिंक्ट वेराइटीज अवेलेबल इन द विकिनिटी ऑफ कोयम्बटूर। तो आपका पैसेज है दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों इसके प्रश्नों पर। 79th क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू थिंक, क्या आप क्या सोचते हैं, थाड़ागाम इज फ्रॉम द पैसेज। थाड़ागाम के बारे में। तो थाड़ागाम जो है दोस्तों ये एक वैरायटी ऑफ वधु मंगई मैंगोज। तो ये आमों की जो वैरायटी होती हैं उनके लिए जाना जाता है थाड़ागाम। आगे है कि वाई डू लोकल मार्केट्स गेट ओनली ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द मैंगो प्रोड्यूस। जो वाई डू लोकल मार्केट्स, जो स्थानीय जो बाजार होते हैं वो प्राप्त करते हैं ए स्मॉल पोर्शन, एक छोटा सा हिस्सा ऑफ द मैंगो प्रोड्यूस, आमों का
जो उगाए गए हैं, क्योंकि द कमर्शियल पीकल कंपनीज बाय द मैंगोज इन ह्यूज क्वांटिटी। वो इसलिए बाज़ार में कम बेचते हैं क्योंकि जो वाणिज्यिक जो कंपनियां होती हैं, वो अचार की कंपनियां जो होती हैं, वो उनके आम खरीद लेती हैं। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। ठीक है। आगे, व्हाट मे हैपन इफ देयर इज एडिकेट रेनफॉल। क्या होगा अगर यहाँ पर जो है वर्षा हो। तो अगर वर्षा होगी कम मात्रा में, तो द वडू महंगाई सीजन विल बी लॉन्गर दैट ईयर। तो जो वडोई महंगाई का जो सीजन है वो लंबे समय तक चलेगा, पूरे वर्ष। तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ठीक है। आगे, द मोर पॉपुलर वडो मंगई मैंगोज आर फ्रॉम। जो बहुत ही प्रसिद्ध वडो मंगई मैंगोज हैं वो कहाँ से हैं। ये दोस्तों त्रिमूर्ति हिल्स से, ऑप्शन सी। ठीक है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स। इनमें से कौन सा अच्छी तरह से वर्णित करता है द वडू मंगई मैंगोज, वडी महंगी आमों को। ये करता है टीनी एंड टेंडर, छोटे और कोमल। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है। आगे, चूज द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द गिवन वर्ड इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ट्रांसक्रिप्शन में सही चुननी है दोस्तों। वर्ड है हमारे पास फोल, तो इसके सही ट्रांसक्रिप्शन है ये ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों। आगे, शॉर्ट स्टोरी हैविंग ए मोरल इज कॉल्ड। एक छोटी कहानी जो नैतिकता लिए हुए हो उसे कहेंगे। तो जो नैतिक सार लिए हुए छोटी कहानियां होती हैं उनको कहते हैं पैराबल्स। ऑप्शन ए। फैबल्स भी इनको कहा जाता है। दोनों ही बातें कही जाती हैं, पैराबल्स एंड फेबल्स। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों, बोथ ए एंड बी। आगे है, क्यूज द फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ इंडिया। छोटी कहानियों के बहुत ही प्रसिद्ध लेखक कौन है भारत के। ये है आर के नारायण, ऑप्शन सी। आगे देखिए कि एडोनिश बाय आर बी शैली विच मोन्स द डेथ ऑफ। एडोनिश जो लिखा गया था आर बी शैली द्वारा, वो जो है किसकी मृत्यु पर लिखा गया था। ये लिखा गया था जॉन कीट्स की, ऑप्शन बी। ठीक है। आगे देखिए कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ मॉडल एक्जुलरी वर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस। मॉडल में चुनना है दोस्तों, इफ द डिस्कवर्स द ट्रूथ देर इज नो नोइंग वट ब्लैंक हैपन। तो इसमें आएगा दोस्तों, वो आएगा माइट। इफ ही डिस्कवर्स द ट्रूथ देर इज नो नोइंग वट माइट हैपन। ठीक है दोस्तों।
आगे चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस है द वैलीज आर टू स्टीप फॉर एलिफेंट्स टू गेट अक्रॉस टू वेट साइड वेयर बैम्बूज ब्लैंक। वर्ब में भरनी है दोस्तों, कौन सी सही वर्ब इसमें आएगी। तो क्योंकि वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का है तो यहाँ पर वर्ब आएगी दोस्तों ग्रो, वेयर बैम्बूज ग्रो। ठीक है। आगे पॉइंट आउट द फिगर्स ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग। पार्ट ऑफ स्पीच में बतानी दोस्तों, शी शैल बी स्पोर्टिव एज द फोन। तो दोस्तों आपको बताया था जब आपको सेंटेंस में एज ए लाइक दिख जाए तो वहाँ पर अलंकार होगा सिमिली यानी उपमा अलंकार। ऑप्शन 20 का जवाब होगा सिमिली। ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके इंग्लिश के प्रश्न। अब हम आते हैं मैथ यानी गणित के प्रश्नों पर। तो देखिए 91वां प्रश्न, प्रोफेसर सुल्टजे के अनुसार गणित पढ़ाने का प्राथमिक उद्देश्य है। यह होता है दोस्तों मानसिक शक्ति का विकास करना। ऑप्शन 20 का जवाब होगा। ठीक है। आगे 2486 का आधा 354 के दुगने से कितना अधिक है। तो 2486 का आधा देखिए आप कितना होगा, 2486 का यानी 1/2 का आधा 354 के दुगने से कितना अधिक है। तो ये कितना हुआ, 1243 हुआ इसका मान। तो 354 का दोगुना कितना हुआ दोस्तों, 354 का दोगुना जो हुआ वो हुआ 708। और 1243 में पूछा है कितना अधिक है, तो इसमें से घटा देंगे 1243 माइनस 708 हो जाएगा 535। तो कितना अधिक है दोस्तों, 535 अधिक है। तो ऑप्शन 20 का जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आसान सा था। आगे 150 के सभी संभव गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ये हैं दोस्तों 1 2 3 5 6 10 15 25 30 50 75 150। ये हैं दोस्तों 150 के सभी संभव गुणनखंड। ऑप्शन डी। आगे है कि खेल के दौरान राम 4 तीलियों से एक चतुर्भुज बना रहा है और कॉपी में निम्न सारणी बनाता है। चतुर्भुजों की संख्या 1 2 3 है, तीलियों की संख्या 4 8 12 है। उसकी इस प्रक्रिया से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो इससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि राम खेल के साथ गणित कर रहा है। ऑप्शन सी दोस्तों। तीलियों द्वारा चतुर्भुज निर्माण खेल के साथ साथ गणित सीखना भी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। आगे प्रश्न है कि गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के चयन के समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए। ये रखना चाहिए कि पर्याप्त मात्रा में उदाहरण एवं प्रश्नावली में प्रश्न कम हो। तो ऑप्शन 20 का जवाब होगा दोस्तों। आगे है कि राम के परिवार में 3 तथा मोहन के परिवार में 5 बच्चे हैं। प्रत्येक अपने बच्चों की शिक्षा पर 450 रुपये मासिक खर्च करता है। किसके परिवार का प्रत्येक बच्चे की शिक्षा पर औसत मासिक खर्च अधिक है और कितना। दोस्तों राम के परिवार में प्रत्येक बच्चे की शिक्षा का पर औसत खर्च है दोस्तों, वो कितना होगा, 3 है। तो 450/3 हो जाएगा।
ये हो जाएगा दोस्तों 150 रुपये। तो ये क्या आया है कि राम के परिवार में प्रत्येक बच्चे की शिक्षा पर औसत खर्च आ गया दोस्तों ये। और मोहन के परिवार में प्रत्येक बच्चे की शिक्षा पर औसत खर्च कितना है, तो ये होगा दोस्तों 450/5। ये है दोस्तों 90 रुपये। तो पूछ रखा था कि कितना अधिक है, तो अतः राम के परिवार के बच्चों की शिक्षा पर औसत खर्च ज़्यादा है और वह मोहन के परिवार से कितना अधिक है, 150 - 90 कितना हो जाएगा, 60 रुपये हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा, राम 60 रुपये। ठीक है। ठीक है दोस्तों, आसान सा था। आगे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सूचना एवं दूरसंचार तकनीकी उपकरण विशिष्ट तौर पर ग्राफ तथा ज्यामिति शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी है। ये दोस्तों अंतःक्रियात्मक संवेद पट, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे देखिए कि गांव की कुल जनसंख्या स्त्री तथा पुरुष दोनों है 4054 है। यदि पुरुषों की संख्या 2896 हो तो स्त्रियों की संख्या होगी, तो कुल जनसंख्या दोस्तों वो है 4054, पुरुषों की संख्या है 2896, तो स्त्रियों की संख्या इसमें से घटा देंगे, हमारे पास स्त्रियों की संख्या जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगा 8511, तो 1158 आ गया। तो ऑप्शन सी इसका जवाब हो गया दोस्तों। तो स्त्रियों की संख्या है 1158। ठीक है, आगे देखिए कि 3957 में 5349 को जोड़ा जाता है, प्राप्त राशि में से 7062 को घटाया जाता है, परिणामी संख्या किससे विभाज्य नहीं होगी। तो परिणामी संख्या हम निकाल लेते हैं दोस्तों। परिणामी संख्या क्या होगी, 3957 प्लस 5349 और इसमें से घटा दिया 7062, तो कितना बचा हमारे पास, 2244। तो आप देखेंगे कि जो ये संख्या है वो 4 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है और 11 से विभाज्य है, लेकिन ये संख्या 7 से विभाज्य नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों, ये परिणामी संख्या 7 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण का उद्देश्य है। तो यह है आंकड़ों का सरल बनाना, आंकड़ों को संक्षिप्त बनाना और आंकड़ों को तुलना योग्य बनाना, तीनों है उद्देश्य। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे प्रोफेसर शुल्टजे के अनुसार गणित पढ़ाने का प्राथमिक उद्देश्य है। यह है दोस्तों मानसिक शक्ति का विकास करना। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न है, परीक्षा में 4 विषयों में प्राप्त कुल अंक 200 हैं। यदि 3 विषयों में प्राप्त अंकों का औसत 48 है तो चौथे विषय में प्राप्त अंक है। तो दोस्तों परीक्षा के 4 विषयों के कुल प्राप्त अंक हैं आपके 200, टोटल आ गई है। 3 विषयों में औसत प्राप्त अंक है 48, 3 विषयों में दोस्तों 48, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 गुना 48 हो जाएगा दोस्तों, इसका जाएगा 144। तो इसमें से हम ये घटा देंगे तो हमारे पास चौथे विषय के प्राप्त अंक हो जाएंगे, तो 200 - 144 हो जाएगा 56 अंक। तो चौथे विषय में प्राप्त अंक हो गए 56, तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आसान सा था। आगे मोहन ने कार 2,50,000 में खरीदी और 3,48,000 में बेच दी, उसे कार पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ।
तो दोस्तों कार का क्रय मूल्य जो दे रखा है यानी कि कॉस्ट प्राइस जो दे रखा है वो दे रखा है 2,50,000 रुपये। कार का विक्रय मूल्य जो एसपी दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, वो दे रखा है 3,48,000 रुपये। तो लाभ कितने का हुआ उसे ये घटा देंगे तो इस घटा के बाद आ जाएगा हमारे पास 98,000। लेकिन हमें प्रतिशत में निकालना है तो लाभ का प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है दोस्तों लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ कितना है 98,000 है, क्रय मूल्य हमारे पास कितना है 2,50,000 है। ठीक है, गुना 100 कर देंगे हमारा जवाब आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 39.2%। 39.2% उसका लाभ हो जाएगा। ऑप्शन 20 का जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आसान सा था। आगे दी वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर है तो वर्ग का विकर्ण क्या होगा। तो दोस्तों जब आपको विकर्ण पूछा जाता है तो सीधा सा हम आपको बता दे रहे हैं, करके बताएंगे और सीधा सा जो आसान सा तरीका भी बताएंगे, दोनों बताएंगे। तो देखें एक बार करके देख लेते हैं क्या आएगा कि वर्ग का परिमाप जो दे रखा है वो दे रखा है 44 और आपको पता है वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, भुजा मान लिया हमने x। तो दोस्तों ये होता है यहाँ पर से भुजा क्या आ गई x = 11। ये भुजा का मान आ गया दोस्तों 11 सेंटीमीटर। और वर्ग का विकर्ण जो होता है दोस्तों उसका सीधा सा फॉर्मूला होता है, ये होता है भुजा गुणा √2। आपको सिर्फ यहाँ पर भुजा की मल्टीप्लाई में कर देना है, √2 आपका जवाब आ जाएगा दोस्तों, वर्ग का विकर्ण आपके पास आ जाएगा। तो वर्ग का विकर्ण हो जाएगा 11√2। सीधा सा है दोस्तों, आपको √2 की गुणा करनी है भुजा के साथ, तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। तो वर्ग का विकर्ण होगा 11√2। ठीक है, आगे खेल विधि के जन्मदाता हैं। तो खेल विधि के जन्मदाता हैं दोस्तों फ्रोबेल। फ्रोबेल खेल विधि के जन्मदाता हैं। फ्रोबेल ने सर्वप्रथम शिक्षा को पूर्ण रूप से खेल केंद्रित बनाने का प्रयत्न किया था दोस्तों, याद रखिए। ठीक है, आगे है 2/3, 4/5 तथा 7/11 में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। तो आप इनके मान निकाल लीजिएगा। 2/3 का मान होगा दोस्तों आपका 0.667, 4/5 का मान होगा 0.8, 7/11 का मान होगा 0.636। तो आपको बड़ी जो संख्या बतानी है वो बतानी है। तो आपको दिख रहा है दोस्तों ऑप्शन 20 का जवाब होगा 4/5 सबसे बड़ी भिन्न है, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे गणित शिक्षण में अध्यापक की मुख्य भूमिका है। यह है दोस्तों दार्शनिक के रूप में, मित्र के रूप में, परामर्शक के रूप में, तीनों प्रकार से हैं। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा उपरोक्त से। ठीक है, आगे 1/3, 2/9, 5/6, 4/27 का लघुत्तम स्वावर्तक क्या है। लघुत्तम स्वावर्तक में बताना दोस्तों। तो हम बता दे रहे हैं आपको दोस्तों, जब आपको बिनों का लघुत्तम स्वावर्तक पूछा जाए तो आपको करना है जो ऊपर वाले हैं उनका लघुत्तम स्वावर्तक यानी अंशों का लघुत्तम स्वावर्तक कर देंगे और बटे कर देंगे हरों का महत्तम समावर्तक। तो 1, 2, 5, 4 का लघुत्तम समावर्तक कितना होगा 20 आएगा और 3, 9, 6, 27 का महत्तम समावर्तक आएगा दोस्तों 3। तो बटा 3 करते हैं, ये आपका जवाब आ गया, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है,
आगे संतरे का मूल्य 5.5 रुपये तथा 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 80 रुपये है। तो 1.5 दर्जन संतरे तथा 1 और 3/4 किलोग्राम सेब का कुल मूल्य है। तो 1.5 दर्जन यानी कि 18 संतरों का मूल्य कितना होगा दोस्तों? ये होगा 18 गुना 11/2। 5.5 रुपये दे रखा है, तो टोटल आ जाएगा हमारे पास 99 रुपये। तो 1.5 दर्जन संतरों का मूल्य हुआ 99 रुपये। और 1 से 3/4 किलोग्राम सेब का मूल्य क्या हुआ? तो 7/4 गुना मूल्य कितना है? 80 है। टोटल आ जाएगा हमारे पास 140 रुपये। ठीक है, तो फलों का कुल मूल्य कितना हो गया दोस्तों? 99 प्लस 140 हो गया 239 रुपये। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आसान सा था दोस्तों। अगला, अध्यापक कक्षा शिक्षण में किस उद्देश्य को प्राप्त करता है? ये करता है ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनश्चालक, तीनों प्रकार से करता है। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा, उपरोक्त सभी उद्देश्य प्राप्त करता है। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 5,09,04,988 को अंकों में लिखने पर प्राप्त होता है। तो ये होगा दोस्तों 5,09,04,988, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे प्रश्न है, एक व्यक्ति ने एक साइकिल 935 रुपये में 10% लाभ पर बेची। तो उसने साइकिल कितने रुपए में खरीदी थी? क्रय मूल्य हमें निकालना है दोस्तों। क्रय मूल्य का सीधा सा फॉर्मूला होता है 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत गुना विक्रय मूल्य। तो आपको विक्रय मूल्य दे रखा है, यानी कि सेलिंग प्राइस दे रखा है 935 रुपये। लाभ प्रतिशत दे रखा है, यानी प्रॉफिट परसेंट दे रखा है 10% का। क्रय मूल्य यानी सीपी निकालने का फॉर्मूला आपको बताया है एसपी, यानी कि विक्रय मूल्य गुना 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंट। तो ठीक है, एसपी कितना है? 935 है, गुना 100/100 प्लस 10। तो हमारे पास कितना हो गया? 935 गुना 100/110 हो गया। इसको काटने के बाद आपको मिलेगा दोस्तों 850 रुपये। ठीक है, तो कितने रुपए में खरीदी थी? 850 रुपये में खरीदी थी, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। तो साइकिल का क्रय मूल्य था 850 रुपये। ठीक है दोस्तों, आगे 1 लीटर शुद्ध घी का वजन 910 ग्राम है। तो 700 मिलीलीटर घी का वजन कितना होगा? तो 1 लीटर में कितने ml होते हैं दोस्तों? कितने मिलीलीटर होते हैं? तो 1000 ml में दोस्तों ये होते हैं 910 ग्राम। ठीक है, दे रखा है ये। 1 मिलीलीटर घी का वजन कितना होगा फिर? ये होगा 910/1000। तो 700 ml कितना होगा? ये होगा दोस्तों 910/1000 गुना 700। तो जब इसको काटेंगे तो आपका जवाब हो जाएगा दोस्तों 637 ग्राम। तो 700 मिलीलीटर घी का वजन होगा आपका 637 ग्राम, ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। ठीक है, आसान सा था। आगे निर्देश दे रखे हैं प्रश्न संख्या 114 से 115 कि एक विद्यालय में कला, विज्ञान तथा वाणिज्य में 2004 से 2005 से 2007 2008 तक के क्षेत्रों में छात्रों की संख्या को निम्नलिखित स्तंभ आरेख के रूप में दर्शाया गया है। इस स्तंभ आरेख का अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो स्तंभ आरेख देख लीजिए, ये दोस्तों स्तंभ आरेख।
इसमें छात्रों की संख्या दे रखी है, कला विज्ञान वाणिज्य के क्षेत्र दे रखे हैं और वर्ष दे रखे हैं। तो आपको इसको देख के जो है प्रश्नों के उत्तर देने हैं दोस्तों। देखिए प्रश्न है दोस्तों, 2006 से 2007 की तुलना में 2007-2008 में विज्ञान के छात्रों में कितनी वृद्धि हुई। देखिए कितनी वृद्धि हुई हम बताएंगे आपको। तो आप देखेंगे कि जो प्रतिशत वृद्धि निकालते हैं दोस्तों 2006 से 2007 के बीच में, तो वो बटा माइनस करते हैं किसी भी चीज़ को और बटा में क्या कर देते हैं जो चीज़ घटाई गई है। तो 2006 से 2007 की जो वृद्धि है वो कितनी है, वो 500 है 2006 से 2007। और 2007 से 2008 में विज्ञान के छात्रों की वृद्धि है वो 450 है। तो वृद्धि हमें बतानी है कि 450 से 500 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो हम क्या करेंगे, 500 माइनस 450 और जो घटाया गया वो बट्टे में कर देंगे। हमारा जवाब आ जाएगा दोस्तों, यह आ जाएगा 11.1% की वृद्धि हुई। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। यानी कि 2006 से 2007 की तुलना में 2007-2008 में विज्ञान के छात्रों में वृद्धि हुई है 11.1% की। ठीक है, आगे है कला में छात्रों की औसत संख्या और वाणिज्य में छात्रों की औसत संख्या का अनुपात कितना है। तो कला में छात्रों की औसत संख्या कितनी थी दोस्तों, ये थी आपकी 600 प्लस 550 प्लस 550 प्लस 700, ये थी बटा 4। यानी कि औसत कितने है, बटा 4 कर देंगे तो 4 संख्या दी गई है तो उसका अनुपात यानी कि इसके भी बटे में कर देंगे। क्या कर देंगे, वाणिज्य के छात्रों की औसत संख्या, वाणिज्य में थे 200 प्लस 250 प्लस 300 प्लस 250 बटा 4। ठीक है, तो 4 से 4 तो कैंसिल हो गया दोस्तों, ये अनुपात हमारे पास आ जाएगा 12/5। तो अनुपात कितना हो गया, ऑप्शन सी 12/5। ठीक है, आसान सा था। आगे निदानात्मक परीक्षण का महत्व है। तो ये दोस्तों शिक्षण में, परामर्शन और निर्देशन में, उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था में, तीनों प्रकार से है। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा उपरोक्त सभी में। ठीक है, आगे नीचे दिए गए चित्र में असमान संपूरक कोणों के संयुग्म है। असमान संपूरक कोणों के हमें युग्म बताने हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं दिए गए चित्र में असमान संपूरक कोणों का युग्म है कोण डी एफ ई। कोण क्या है, डी एफ ई है। कोण ई एफ ए है, ई एफ ए है। कोण ए एफ बी है, ए एफ बी है। कोण बी एफ डी है, कोण बी एफ डी है। तीनों चारों दो हैं दोस्तों, ये असमान संपूरक कोणों के युग्म है। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों, ऑप्शन ए। कोण डी ई एफ ई व कोण ई एफ ए, कोण ए एफ बी व कोण बी एफ डी। ऑप्शन ए दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 48 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है। किसी वर्ग की भुजाई इस आयत की लंबाई का 2/3 है, उनके क्षेत्रफलों का योग है। तो मैं दे रखा है दोस्तों आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुना चौड़ाई होता है दोस्तों, 48 गुणा 21 कर देंगे तो हमारे पास आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1008 वर्ग सेंटीमीटर। दो वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी आपके पास, वर्ग की भुजा हो जाएगी, क्या दे रखा है हमें कि किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है। लंबाई का है दोस्तों 2/3, तो वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी 48। लंबाई दे रखी है उसका 2/3 कितना हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा दोस्तों 16×3 = 32। तो हमारे पास ये आ गई 32 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा। क्षेत्रफल हमारे पास है, वर्ग की भुजा हमारे पास है, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा गुना भुजा, 32 गुना 32 हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा टोटल 1024 वर्ग सेंटीमीटर। हमारे पास आ गई आयत की क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल।
तो दोनों क्षेत्रफलों का योग कर देना है दोस्तों। 1008 प्लस 1024 कितना होता है? 2032 वर्ग सेंटीमीटर। ये जवाब आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा 2032 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, आगे यदि संख्या 34n संख्या 11 से विभाज्य होती है तो n का मान क्या होगा? तो कोई संख्या 11 से विभाज्य होगी यदि सम स्थानों के अंकों का योग एवं विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर जो है दोस्तों 0 या 11 का अपव्यक्त है। तो दोस्तों यदि संख्या 34n है तो संख्या 11 से विभाज्य तभी होगी जब 3 - 4 + n जो होगा वो बराबर होगा 0 के। तो यहाँ से हम n की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो n जो होगा दोस्तों वो बराबर होगा 1 के। तो 341 n की जगह आ जाएगा 341 हो जाएगा ये, और भाग क्या हो जाएगा 11। विभाज्य भी करनी है दोस्तों, तो संख्या आएगी हमारे पास 31। ठीक है, तो n का भी वैल्यू सीधी सी निकालनी थी, ऑप्शन ए इसका जवाब होगा 1। क्योंकि जो 11 से विभाज्य जो संख्या होती है दोस्तों वो उसके समस्थानों के अंकों का योग एवं विषम स्थानों के अंकों का योग जो है अंतर जो होता है वो 0 होता है या 11 का अपवर्त्य होता है। तो हमने समस्थानों का योग कर दिया और जो उसके विषम स्थानों है उसके अंकों का योग कर दिया और उनको घटा दिया और बराबर कर दिया 0 यानी कि 0 के। तो n की वैल्यू हमारी 1 आ गई। ठीक है, आगे पाठ्यक्रम की मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण होने पर किस प्रश्न का निश्चितता के साथ उत्तर दिया जा सकता है? तो किस प्रश्न का निश्चितता के साथ उत्तर दिया जा सकता है दोस्तों? ये दिया जा सकता है कि क्या हासिल किया गया है। ऑप्शन ए, पाठ्यक्रम की मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण होने पर यह बताया जा सकता है कि छात्र ने क्या सीखा, अर्थात मूल्यांकन यह सुनिश्चित करने में सहायता करता है कि शिक्षण गतिविधि पूरी हो जाने के बाद छात्रों ने क्या हासिल किया है दोस्तों। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। तो ये थे आपके गणित के प्रश्न। अब हम आते हैं दोस्तों पर्यावरण अध्ययन के प्रश्नों पर। देखिए 121वां प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा टीवी चैनल उपयोगी है? दोस्तों नेशनल ज्योग्राफी भी, डिस्कवरी भी और एनिमल प्लैनेट भी, तीनों ही चैनल उपयोगी हैं पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा के लिए। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, आगे सीढ़ीदार कुएं अथवा बावली या बावड़ी से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, कथन देख लीजिए हैं कि वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक अवस्था है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, बावड़ी के विषय में है। सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता था, ये बात सही है दोस्तों। उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता था, ये भी बात सही है दोस्तों। और उनमें केवल संदूषित जल होता था, ये बात गलत है दोस्तों। 1, 2, 3 बिल्कुल सही है, तीसरा गलत है। लेकिन पूछ क्या रखा है कि उपरोक्त में से कौन सा सही कथन है? तो 1, 2, 3 कथन सही है, तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे प्रेमलता अग्रवाल ने 50 वर्ष की उम्र में किस पर्वत पर विजय प्राप्त करने वाली पहली महिला होने का गौरव प्राप्त किया? तो ये थी माउंट मैकिनले पर। उत्तर अमेरिका के अलास्का में अवस्थित माउंट मैकिनले को 50 वर्ष की उम्र में फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला प्रेमलता अग्रवाल हैं दोस्तों। आगे प्रश्न देखिए कि वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है दोस्तों अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, ऑप्शन सी, यानी 1 से 7 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष विश्व भर में वन्यजीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिए।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा गया है। आगे है कि ग्रामीण क्षेत्रों में दानी के आटे को सुबह के समय पानी में चीनी के साथ मिलाकर बनाया गया पेय पदार्थ कहलाता है। तो इसको कहा जाता है दोस्तों सत्तू, ऑप्शन बी। ठीक है। आगे पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? यह है दोस्तों आंध्र प्रदेश का। पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश का एक गांव है जहां रेशम के कपड़े की बुनाई की जाती है दोस्तों। आगे है कि निम्न को सावधानी से देखें। उपयुक्त यातायात संकेत का अर्थ है। तो दिया गया चित्र जो है दोस्तों उबड़ खाबड़ खराब सड़क का है, जो परिवहन चालकों को यह इंगित करता है कि वह कम गति से परिवहन करें। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा, खराब सड़क। ठीक है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने या फैलने वाले रोगों का समुच्चय है? तो यह दोस्तों चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, ऑप्शन बी। ठीक है। आगे रानीजीव की बावड़ी स्थित है। तो यह स्थित है दोस्तों बूंदी में, ऑप्शन डी। बूंदी में स्थित अनूठे स्थापत्य से युक्त इस रानी जी की बावड़ी का निर्माण बूंदी के राव राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी नाथावत जी ने 1699 ईस्वी में करवाया था दोस्तों। इस बावड़ी की सीढ़ियों पर निर्मित 3 तोरण दीवारों की स्थापत्य कला अद्भुत है, याद रखिए। आगे अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। ये दिखाई देता है दोस्तों काला। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि अंतरिक्ष में वायु नहीं है, अतः वह प्रकाश का अपवर्तन या परावर्तन नहीं हो पाता है। अतः अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। आगे है कि गोडावण को राजस्थान का राज्य पक्षी किस तिथि को घोषित किया गया? तो राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण दोस्तों आप सबको पता है। इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो आर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स है और इसे 21 मई 1981 को जो है इसे राज्य पक्षी घोषित किया गया, 21 मई 1981 को। आगे देखिए कि राकेश शर्मा को भारत सरकार ने किस पदक से सम्मानित किया? ये किया था अशोक चक्र से, ऑप्शन सी। आपको बता दें दोस्तों सोवियत संघ के अंतरिक्ष मिशन के अंतर्गत सोयोज T11 अंतरिक्ष यान द्वारा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा थे एवं विश्व के अंतरिक्ष यात्रियों में उनका क्रम 138वां था। उन्होंने 3 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष यात्रा की थी। उन्हें भारत सरकार द्वारा अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों। आगे सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? ये लिया गया है दोस्तों शीर्ष भाग, ऑप्शन बी।
आगे है 80 बरस पूरा हुआ तो ही मन फेरा में रहा। कहावत में फेरा का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ये किया गया है बबर जाल के लिए, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों। आगे संप्रेषण को प्रभावी बनाने के लिए अध्यापक को में क्या करना चाहिए? तो अध्यापक को धीमी गति पर सामान्यतः तेज आवाज में बोलना चाहिए, ऑप्शन बी। आगे इस पारंपरिक तरीकों द्वारा सिंचाई की विधि है। तो ये दोस्तों मोटर गिरनी भी है, चेन पंप है, रहट है, तीनों ही हैं, तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा उपरोक्त भी। ठीक है। आगे दींगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है? ये दोस्तों उदयपुर की। आपको बता दें दोस्तों, दींगा गणगौर का प्रारंभ मेवाड़ के महाराजा राज सिंह ने कराया। इसका आयोजन विशाख कृष्णा तृतीया को होता है, ऑप्शन डी इसका जवाब हो दोस्तों। दींगा गणगौर उदयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों। आगे बछेंद्री पाल ने किस दिन एवरेस्ट विजय की? तो ये की थी दोस्तों 23 अप्रैल 1984 को, ऑप्शन ए। उत्तराखंड की बछेंद्री पाल एवरेस्ट की चोटी फतेह करने वाली प्रथम महिला पर्वतारोही है। इन्होंने 23 अप्रैल 1984 को एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला का गौरव हासिल किया दोस्तों। आगे है कि रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। तो कथन हम देख लेते हैं कि रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे इसके लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं, जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। ये भी बात सही है दोस्तों। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है, ये भी सही है। ये बात गलत है दोस्तों। चौथा, यह वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता है, ये बात सही है। तो दोस्तों पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है। इनमें से सही कथन हमें चुनना था। 1 2 4 कथन सही हुआ, तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों। यानी कि तीसरा ठीक था और फोर्थ गलत था। 1 2 3 सही है और चौथा गलत है। आपको बता दें दोस्तों कि रेगिस्तानी ओक 4 मीटर ऊंचा वृक्ष है। इसकी जड़ें पानी की गहराई तक पहुंचती है। इसके तने में पानी एकत्रित होता है और ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, न कि आबू धाबी में। ठीक है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक 2010 वर्ष में विश्व धरोहर में सम्मिलित कर लिया गया? ये कर लिया गया दोस्तों वेधशाला जयपुर, ऑप्शन बी। ठीक है। आगे इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो यह दोस्तों वीर नारायण द्वारा निर्मित यह दुर्ग वीर कल्ला के शौर्य एवं वीरता का मुख्य साक्षी है और यह बाड़मेर में स्थित है दोस्तों। आगे निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं? तो ये दोस्तों हैं परियोजना कार्य,
क्षेत्र भ्रमण, जर्नल लिखना, विचार मानचित्रण, तीन चारों ही हैं, तो ऑप्शन सी का जवाब होगा 1 2 3 4। आगे है कि विटामिन तथा अभाव से उत्पन्न रोग का असंगत युग्म है। तो विटामिन ए से रतौंधी होता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। विटामिन बी से बैरी बैरी, विटामिन सी से सकरवी, और विटामिन डी से रक्तल्पता नहीं होती है दोस्तों। विटामिन डी से जो है वो ओस्टिमेलेशिया नामक बीमारी होती है। तो ऑप्शन डी असंगत युग्म, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। ठीक है। आगे, प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध किस स्थान से है? तो यह है प्रतापगढ़ से। ठीक है दोस्तों। आगे, निम्न में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ये कहा जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि को या पीयूष ग्रंथि को, ऑप्शन 20 का जवाब होगा। यह मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस में पाई जाती है दोस्तों। पीयूष से स्रावित हार्मोन अन्य ग्रंथियों के हार्मोन पर नियंत्रण रखते हैं, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। यह सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। आगे प्रश्न है, देखिए कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो ये है दोस्तों स्टेपीज। और सबसे छोटी स्टेपीज और सबसे बड़ी पूछ ले तो बड़ी है दोस्तों फीमर, जो कि जांग में पाई जाती है, पैरों में पाई जाती है। स्टेपीज कान में पाई जाती है। यह मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है। और सबसे बड़ी है फीमर। आगे है कि पर्यावरण धन की आवश्यकता है। तो इसकी आवश्यकता है दोस्तों पर्यावरणीय विज्ञान उत्पन्न करने के लिए, जागरूकता उत्पन्न करने के लिए और सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए। तीनों ही प्रकार की आवश्यकता है पर्यावरण धन की। तो ऑप्शन डी का जवाब होगा उपरोक्त सभी से। ठीक है दोस्तों। आगे, उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने, संरक्षण और उन्हें लागू करने के लिए गठन किया गया है। ये किया गया है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों। आगे, राजस्थान में राजस्थान राज्य वन पशु एवं पक्षी संरक्षण अधिनियम 1951 कब लागू हुआ? ये लागू हुआ था 23 अप्रैल 1951 को। और 150वां प्रश्न देखिए दोस्तों कि खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। पहला है, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, ये भी सही बात है। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, ये भी सही है दोस्तों। यह अपने तने में जल एकत्रित करता है और लोग पतले पाइप से जल को पीते हैं, ये बात गलत है दोस्तों। डी गलत है, ए बी सी सही है। तो ए बी सी यानी कि ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों। और खेजड़ी को आप बता दें आपको कि राजस्थान का राज्य वृक्ष भी खेजड़ी है। खेजड़ी को राजस्थान का रेगिस्तान का कल्पवृक्ष भी कहा जाता है, जिसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। तो ये जी दोस्तों आपका रीट लेवल 1 का प्रैक्टिस पेपर होता है कंप्लीट। अगर आपको इन 150 प्रश्नों में से किसी प्रश्न में कोई समस्या है दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर करूँगा, मेरा प्रॉमिस आपसे। उससे भी आगे अगर कोई समस्या है दोस्तों आपकी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपनी जीमेल डाल दूंगा, वहाँ से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और दोस्तों आपको इस पूरी की पूरी वीडियो की जो PDF है वो भी प्राप्त हो जाएगी।
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और आर्ट्स नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में निरोचक प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।